तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आज इस लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट सर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। देखो बेटा मैंने आपको बताया था जब मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है ना, हमने क्या समझा था सर, मल्टीप्लिकेशन किन्हीं भी दो वेक्टर की मुझे दो चीजें देती है, नंबर एक प्रोजेक्शन एंड नंबर टू परपेंडिकुलैरिटी या परपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिल जाता है, राइट। और प्रोजेक्शन का मतलब हमने पढ़ा कहां से, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं या पहचान पाते हैं डॉट प्रोडक्ट से। इसी तरह से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसी को हम बोलते हैं क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट। और सर अगर मुझे पता करना है इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब किन्हीं दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगा होगा ना तो वो मेरे लिए एक वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वो जो मल्टीप्लिकेशन होगी क्रॉस प्रोडक्ट वाली वो मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर देगी, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट वाली थी वो मुझे क्या दे रही थी, प्रोजेक्शन, शैडो, परछाई, छाया, है ना। तो ये मुझे मिलता था। अब एक बात और समझते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक्सिस बनाने की कोशिश करता हूं, 3 एक्स वाई, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस, देखो दो एक्सिस हैं तो आई वुड नीड एक्स वाई प्लेन, है ना। मैं ये कह सकता हूं ना, ये मेरे पास एक प्लेन में बन सकते हैं जिसमें एक एक्स प्लेन होगा और एक वाई प्लेन होगा, तो एक एक्स एक्सिस होगा, एक एक्स स्केल होगा और एक वाई स्केल होगा। अगर मैं 3D पर बात करूं तो मेरे को एक z एक्सिस और चाहिए, तो z एक्सिस जो होगा ना बेटा, देखो ये x, जैसे ये मेरा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये अगर x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है, चेक करो, ये x एक्सिस है लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल है और ये y एक्सिस है, चेक करो आप। उसी तरह से ये x एक्सिस है लेटा हुआ तो ये y एक्सिस है, तो जो z एक्सिस होगा वो कहां होगा सर, दैट वुड बी आउटसाइड या फिर आउटवर्ड दी बोर्ड और इनवर्ड दी बोर्ड, है ना। तो सर उसको दिखाऊं कैसे मैं z एक्सिस को, भाई यहां से लेके यहां तक लाइन, मैं बाहर तक लाइन ड्रॉ कैसे करूं, तो उसको दिखाने के लिए हम कहां पर ड्रॉ कर देते हैं, इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये z एक्सिस। क्लियर है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सर दिख नहीं रहा, दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं z एक्सिस को बोर्ड के बाहर कैसे ड्रॉ करूं, समझ रहे हैं ना बात समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने बोर्ड लिया, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, सर ये एक्स प्लेन है और ये कौन सा प्लेन है, वाई, तो ये तो सर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब जो जेड प्लेन होगा ना, जेड प्लेन कैसा होगा सर, वो ये होगा, चेक करो आप, ये जो प्लेन होगा ना z, मैं अगर इसको इस तरह से खड़ा करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये जो z प्लेन होगा वो x एक्सिस पर भी, ये जो z प्लेन होगा वो x एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होगा और y पर भी परपेंडिकुलर होगा। भाई ये z प्लेन है मेरा, देखिए अगर ये मेरे पास z प्लेन है, इस तरह से देखने की कोशिश करें, मैं थोड़ा इसको स्टिक करता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और ये इस पर भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात। और सर ये तो इधर भी बन सकता है, हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं, आउटवर्ड दी बोर्ड और इनवर्ड दी बोर्ड, अंदर भी बन सकता है, या अबव दी बोर्ड या बीनीथ दी बोर्ड, नीचे की तरफ भी बन सकता है, अबव और डाउन, अप और डाउन भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो ये एक्सिस हमारे होते हैं। सर इनकी बात क्यों की, क्योंकि मुझे वेक्टर प्रोडक्ट इसी से समझाना है आपको। देखिए अब हम वेक्टर प्रोडक्ट का ना सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, और मैं इसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, रीजन क्या है, वही जैसे डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, जो मेन फॉर्मूला है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ 10-12%, ज्यादा नहीं है, 10-12% है जिसकी डेरिवेशन मैंने नहीं बताई है। अगर मैं कोई दो वेक्टर लूं, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं, तो जो मुझे वेक्टर का फॉर्मूला मिलता है, ए वेक्टर मॉड्यूलस बी वेक्टर मॉड्यूलस साइन थीटा, और यहां पर मुझे मिलता है एन कैप भी, ठीक है। और ए डॉट भी क्या होता था, ए वेक्टर मॉड्यूलस बी वेक्टर मॉड्यूलस कॉस थीटा, वो पूरा नंबर देता था। यहां पर क्या हो रहा है सर, देखो ये तो मुझे दे रहा है नंबर, ये तो आ रहा है रियल नंबर, आ रहा है ना रियल नंबर, और ये क्या दे रहा है, एन कैप का मतलब है वेयर एन कैप इज दी नॉर्मल यूनिट वेक्टर which gives the डायरेक्शन देता है हमारे को। तो देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मैं दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कराता हूं तो एक मुझे मिलती है प्रोजेक्शन, तो जब प्रोजेक्शन मिलती थी तो हम क्या कहते थे, डॉट लगाते थे, और ए वेक्टर मॉड्यूलस बी वेक्टर मॉड्यूलस कॉस थीटा।
तो देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा स्केलर देता है, एक नंबर ही देता है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लगती है तो नंबर मिल जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मुझे नंबर तो मिल रहा है लेकिन एक वेक्टर भी मिल रहा है, तो रियल नंबर के साथ वेक्टर, तो मतलब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अल्टीमेटली मुझे दे क्या रही है, एक वेक्टर दे रही है। तो यस, हम ये भी लिख सकते हैं इससे, अगर डेराइव्ड रिजल्ट की बात करूं, डेराइव्ड रिजल्ट्स की बात करूं तो हम ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आप समझ सकते हैं। ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा सर, इसको डायग्राम से भी देखें। देखो, अगर मैंने कहा ए वेक्टर मेरे पास ये है, इस दिशा में है, और बी वेक्टर मेरे पास इस डायरेक्शन में, क्लियर है, बी वेक्टर मेरे पास इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। अच्छा सर, थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो भी बात करते हैं। वेयर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन इक्वल टू पाई। जो डॉट प्रोडक्ट में चलता था वही थीटा यहां पर भी चलता है। क्लियर है ये बात अच्छे से? अच्छा, दूसरी बात सर, अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो बेटा, अगर मैं इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा रहा था तो मुझे एक नंबर मिल रहा था, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू प्रोजेक्शन। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूं ना तो मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, दोनों के परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर और इस पर भी, है ना। तो सर इस पर परपेंडिकुलर आप ऐसे क्यों दिखा रहे हो, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ही तो होगा जैसे z एक्सिस था अभी जो मैंने बात की थी, इसलिए मैंने 3D पर बात की थी। z एक्सिस कैसे होता है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर। अगेन बेटा वो दिखाना मुश्किल है तो हम उसको नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, या मैं ऊपर की तरफ भी कर सकता हूं, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ करके दिखाया है। तो मेरे पास अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी मैं किन्हीं भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। देखो कैसे, दोबारा देखिएगा, मैं मान लीजिए ए वेक्टर ये है मेरे पास और बी वेक्टर है मेरे पास ये, चेक करें, नजर आ रहा है ना, ठीक है। ए वेक्टर मेरे पास ये है और बी वेक्टर मेरे पास ये है, क्लियर है। अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा ना वो z की दिशा में मिलेगा, या z एक्सिस या किसी तीसरे एक्सिस की दिशा में मिलेगा, मतलब इन पर नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। ये वेक्टर मुझे मिलने जा रहा है, तो जो कि a वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा और b पर भी होगा। क्लियर है बात? अच्छा सर, इसको और कोई ढंग से भी समझ सकते हैं। हाँ, देयर इज वन और मोर मेथड जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ये समझने के लिए हमें बताया गया है, लेकिन इसका हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कहीं ना कहीं। देखो ध्यान से, कहता गया है कि अगर मेरे को दो वेक्टर कोई भी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल विच हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन फाइंड करने के काम आता है, डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर। तो देखो ध्यान से समझना, क्या बोलता है, कहता है अगर जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, उस पर आप अपने पाम रखेंगे, हथेली को, ठीक है, इसको आपने यहां रखा, ए वेक्टर यही है ना, जो पहला वेक्टर है वो ये है फर्स्ट, फिर सेकंड ये है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ए वेक्टर पर अपनी पाम रखूं और उसको आपने ना रोल करना है बी तक, उसको आपने बी तक रोल करना है, तो देखो ये मैंने बी तक रोल किया, इसको, ये बी ए है, मैं ए पर अपनी पाम रखूं और बी को ऐसे करूंगा, तो देखो ये जो मेरा जो थंब है ना, ये राइट, यानी कि ये कहां पर है, बोर्ड के आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड की तरफ मेरा एन वेक्टर आएगा। मतलब ये ए वेक्टर है, ए से मैं बी तक जाऊंगा, तो ये जो मेरा अंगूठा है, मेरा जो थंब है, ये बताएगा कि मेरा जो वेक्टर होगा ना वो किस दिशा में होगा। तो देख लो, ये मैंने फिर से दिखा रहा हूं, ए वेक्टर से बी वेक्टर गए, ए से बी पर हम अगर पाम को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो मेरा जो ये थंब है ये बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब जो मेरा वेक्टर होगा ना, नॉर्मल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की सेंस में, वो आउटवर्ड दी बोर्ड होगा, जिसको हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे। तो ये मेरा कौन सा वेक्टर आ रहा है सर? एन वेक्टर। लेकिन सर आप तो यहाँ एन कैप दिखा रहे हो, तो बेटा देखो, आपने पढ़ा हुआ है जो कैप होता है ना, यूनिट वेक्टर हमें क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है, तो हम इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर को ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है? अच्छा सर, और भी कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस बार ये देखते हैं। तो देख रहे हैं सर, इस बार कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा, फर्स्ट कौन है? बी, फर्स्ट इस बार कौन है? बी, और सेकंड कौन है? ए। तो सर मैं बी पर अपनी पाम रखूंगा, पाम में रखूंगा इस बार बी पर, ऐसे मैं पहले ए पर रख रहा था, इस वाले केस में ए पर, ए से मैं बी पर जा रहा था, तो मेरा जो थंब है वो बाहर आ रहा था, जिसको मैं हिला भी रहा हूं, देखो थंब मेरा बाहर आ रहा था, तो मैंने कहा आउटवर्ड दी बोर्ड,
क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा या परपेंडिकुलर, है ना, मैथ्स में नॉर्मल को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर बनेगा इन दोनों पर आउटवर्ड द बोर्ड, इस तरफ, इस डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर है। अब दूसरी बात, अब मैंने बी पर अपना पाम रखा, मैंने बी पर पाम रखा और ए तक जाना है मुझे, ए तक जाऊंगा तो देखो जो मेरा जो अंगूठा होगा, जो मेरा क्या नाम है थंब होगा, वो कहां जा रहा है सर, दे तो नॉर्मल रहा है लेकिन वो अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड दी बोर्ड जा रहा है। तो इस बार जो मेरा वेक्टर बनेगा वो बनेगा तो अभी भी नॉर्मल वेक्टर, लेकिन किस दिशा में, उल्टी दिशा में। तो हम यहां पर -n वेक्टर की बात करेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको। दोबारा समझे बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, देखिए ध्यान से, अब मैं अगर इस पर नॉर्मल वेक्टर बनाता हूं तो नॉर्मल ये भी हो सकता है सर, इस दिशा में भी हो सकता है ना, आप ये भी तो कह सकते हो सर इस तरफ भी तो हो सकता है, नॉर्मल ये भी तो है, ये भी तो नॉर्मल है, इस पर भी और इस पर भी। चेक करो, ये जो वेक्टर जो मैं आपको ये मार्कर दिखा रहा हूं, ये नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है। तो सर ये नॉर्मल वेक्टर है किस पर, ए पर भी और बी पर भी। सेम वे अगर मैं इसको ऊपर रख दूं तो सर अभी भी ये नॉर्मल है इस पर भी और इस पर भी। चेक करो, ये एक तरह से जो पोल होते हैं ना आपके, जो सड़क पे गड़े हुए होते हैं, आपने देखा होगा जो आपके रोड्स पर लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक पोल, उसकी तरह से है बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक पोल को आप जमीन के किसी भी हिस्से से देख लो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये 90 डिग्री पूरे पे बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। देखो ध्यान से, ये अगर मेरे पास एक्सिस है, देखो मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के दिखाता हूं अच्छे से आपको, देखिए ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ये एक्सिस है, स्टिल किया मैंने, इसको ट्राई करते हैं। तो अब देखिए ये जो बोर्ड है ना, ये जो मेरा एक्सिस है, ये इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस पर भी 90 डिग्री। चेक करें आप ध्यान से, क्लियर है। सेम वे नीचे से भी बना सकता है ना, तो सर ऊपर से भी बनेगा नीचे से भी। तो हमें डायरेक्शन का कैसे पता लगेगा, तो वो कहता है राइट हैंड थंब रूल से आप चेक कर सकते हैं कि आपने पहले ए से बी पर पाम रखनी है, तो ये बाहर की तरफ बनेगा ना, बाहर की तरफ। तो अगर बाहर की तरफ बन गया तो ये आउटवर्ड दी बोर्ड नॉर्मल देगा। अगर मैंने बी पर पाम रखी और ए तक मैं गया तो ये नॉर्मल तो अभी भी देगा, लेकिन ये इनवर्ड दी बोर्ड देगा। क्लियर हो रही है बात। तो एक जगह पर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ रहा है और दूसरी जगह पर कोई और नेगेटिव आ रहा है ना भाई। यहां पर अगर मैं देखता हूं ए क्रॉस बी से मेरे को नॉर्मल वेक्टर ये वाला मिला, तो सर अगर मैं बी क्रॉस ए पर आता हूं तो मुझे नेगेटिव एन वेक्टर मिल रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि देयरफॉर थर्ड वन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नेवर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या ये क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। और मैं ये भी लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये बात ठीक है, ये बात गलत है ना, ये गलत है, ये बात ठीक है। या इस नेगेटिव को मैं इधर भी प्लेस कर सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात समझने की है। अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहां भी एन वेक्टर और यहां भी एन वेक्टर। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने वाले भी इक्वल है, मतलब अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसको पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दूं तो वही बात मैंने कही कि A क्रॉस B is never equal to B cross A. However, A cross B is equal to negative time of B cross A. क्लियर है ये बात आपको। तो चलिए अब इसको रब करता हूं मैं, है ना, और अब और समझते हैं इसके कुछ और डेराइव्ड रिजल्ट्स, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू भी देखते हैं और कुछ अलग चीजें भी देखते हैं। देखिए ध्यान से, फोर्थ, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस वेक्टर को दोबारा ही लिखता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या देता है हमारे को सर, ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा और एन कैप, है ना। सर अगर मेरे को क्वेश्चन कह दे भाई एंगल निकाल के दिखाओ बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो मैं जानता हूं ये वेक्टर है और ये क्या है, ये भी तो वेक्टर है। देखो ये वेक्टर है, हाँ जी ये वेक्टर है ना, और सर ये क्या है, रियल नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर से। तो ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स। सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा मैं साइन थीटा को अगर अकेला करना चाहूं ना, जैसे हमने कोस थीटा में किया था, क्या किया था हमने, कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट बी अपॉन A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड।
वहां मैं अकेला कर पा रहा था, लेकिन यहां पर ये एन कैप फंसा हुआ है, इसको तो हटाना पड़ेगा तभी तो मैं एंगल निकाल पाऊंगा, है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर साइन थीटा, अगर मैं इस पर मैग्नीट्यूड लगाता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, इस पर भी होल पर मैग्नीट्यूड लगाया बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप मॉडुलस, चेक करो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, अब सर मॉड ए लोगे उसका भी मॉड लोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप मॉड ए को तो अकेले को बाहर ही कर सकते हो। और ये साइन थीटा, सर साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा, देखो अगर आप मॉड भी ले लोगे, मॉड का मतलब है साइन थीटा पॉजिटिव, लेकिन मैंने तो पहले लिख दिया थीटा 0 से लेकर पाई तक है, और 0 से लेकर पाई तक साइन तो सर हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, उससे बड़ा तो एंगल ही नहीं लेना, तो सर मॉडुलस से भी आप इसको बाहर निकाल सकते हो। अब बच गया एन कैप, अगर मैं एन कैप पर मॉडुलस लगा दूं तो सर ये तो यूनिट वेक्टर का मॉड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर वो तो होता है 1, तो सर ये क्वांटिटी क्या हो गई 1, तो यहां से यहां पर मैं लिखता हूं क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस एंड साइन थीटा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं साइन थीटा को यहीं पर रहने दूं अब और इनको इसके नीचे प्लेस कर दूं, तो मैं डायरेक्ट यहीं से कर दूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, ए वेक्टर मॉडुलस एंड बी वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू साइन थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी निकाल सकते हो कॉस थीटा से, और साइन थीटा से भी निकाल सकते हो, ठीक है सर। फिर निकालेंगे किससे, उससे तभी बात करेंगे जब क्वेश्चंस पर आएंगे, क्लियर है बात। अभी आप फॉर द टाइमिंग याद रखेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं और कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि डॉट प्रोडक्ट से निकालो या उससे निकालो, लेकिन मैं अभी से आपको बता रहा हूं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले आसान पड़ते हैं, दैट इज द रीजन हम उनको यूज करते हैं ओवर एंड अबव क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिसमें लगेगा ही क्रॉस प्रोडक्ट और लगेगा ही नहीं कुछ हो, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5 को देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, बात और समझते हैं। हमने वहां पर पढ़ा था a डॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव नंबर है ना, a डॉट बी पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है या 0 भी आ सकता है ना। सर यहां पर अगर मैं बात करूं ये चीजें नहीं बात बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वेक्टर देता है, कौन सा वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल किस पर, इन दोनों पर, नॉर्मल वेक्टर जो है इन दोनों पर है ना, ए पर भी और बी पर भी, क्लियर है बात आपको अच्छे से। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं देखता हूं सर पॉजिटिव नंबर, तो ये तो नंबर देगा, ये तो वेक्टर देगा ना, तो सर नंबर तो मिलेगा ही नहीं, खाली ये तो वेक्टर देगा। इसी तरह से नेगेटिव नंबर, तो ये तो नेगेटिव दे सकता है लेकिन ये तो वेक्टर देगा, तो खाली नंबर नहीं मिलेगा। हाँ जीरो भी नंबर नहीं, 0 वेक्टर मिलेगा। कैसे, देखो ऐसा हो सकता है, ये तो बने, ये तो नहीं बन पाएगा है ना, इसको तो हटाओ सर। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर कैसे, सर देखो ध्यान से समझना, ये कैसे हो सकता है, या तो दो केस बनेंगे क्या, या तो ए वेक्टर हमारे पास 0 वेक्टर हो और बी वेक्टर हमारे पास 0 वेक्टर हो। बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है तो इसका जो मॉड आएगा ना वो भी 0 आ जाएगा, वो 0 आएगा। अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है, ए वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर होगा, तो जो मॉड ए आएगा वो 0 आएगा, नंबर आएगा। मॉड, तो मॉड क्या देता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू देता है। या फिर बी वेक्टर अगर 0 वेक्टर है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 आ जाएगा। ये बात हमने वहां भी पढ़ी थी सेम तरीके से, ठीक है। दूसरा का सिनेरियो क्या हो सकता है, सर ये जो साइन थीटा है ना, ये क्वांटिटी 0 आ जाए, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। क्लियर है बात आपको। साइन थीटा 0 होने के लिए हम जानते हैं सर साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, या साइन थीटा इक्वल टू 0 पर हम जानते हैं सर 0 वाला रूल क्या था, जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर यहां पर जनरल सॉल्यूशन आपने क्यों लगवाया, क्योंकि यहां 2 वैल्यू आएंगी, थीटा क्या आएगा, एक तो सर 0 आएगा और दूसरा सर पाई भी तो हो सकता है इस केस में, पाई क्यों, साइन जो थीटा है ना, साइन का जो एंगल है वो 0 और पाई दोनों हो सकते हैं, क्योंकि साइन में मैं जो थीटा है 0 से पाई तक रख सकता हूं। अगर मैंने थीटा को 0 रख दिया तब भी 0 मिल जाएगा और पाई रख दिया तब भी 0 मिल जाएगा, इसलिए यहां पर 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर हो रही है आपको ये बात भी अच्छे से। वहां पर क्या हो रहा था, cos थीटा अगर इक्वल टू 0 था तो थीटा केवल पाई/2 था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर, थीटा अगर 0 है
या थीटा अगर पाई है, तो इस बात का मतलब ये हुआ ये दोनों के दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में या तो एंगल 0 डिग्री का है, 0 रेडियन है, या पाई है, मतलब 180 डिग्री है। तो मतलब ये हुआ अगर ये ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, तो देखो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है सर, दोनों पैरेलल है ना, दोनों जब पैरेलल वेक्टर है तो इनके बीच में 0 एंगल है, 0 डिग्री का। या मैं ये भी कह सकता हूं अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर है, तो सर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है। चलो डायरेक्शन को हटाओ सर, डायरेक्शन अलग अलग भी कर सकते हैं हम, राइट। देखो मैंने डायरेक्शन अलग अलग ले, चेक करो ध्यान से, लेकिन दोनों कोलिनियर भी तो हैं सर, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो सकता है सर, हो सकता है 0 हो या हो सकता है 180 हो। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब जब एंगल 0 या पाई होगा तो ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के, ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के, और कोलिनियर भी हो सकता है सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, अगर ए क्रॉस बी 0 आ गया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ए क्रॉस बी 0 वेक्टर है तो या तो ये कंडीशन हो सकती है या साइन थीटा 0 होना पड़ेगा। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या होंगे, 0 या पाई, है ना। साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या होंगे, 0 या पाई। तो इस बात का फर्दर ये मतलब हुआ कि थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच में, ए और बी के बीच में ये थीटा है, तो सर अगर थीटा 0 है मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो मतलब ये तो पैरेलल वेक्टर है या फिर कोलिनियर वेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि आई डॉट आई इक्वल टू आई कैप मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक बात और पढ़ी थी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट 0 है। सेम वे अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच की क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं है, 0 वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मुझे वेक्टर देती है, क्रॉस प्रोडक्ट मुझे वेक्टर देती है, और ये क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, ये मुझे नंबर देगा। ये बात समझने की है, ये बात आपको रटनी पड़ती है। यही बात मैं देखता हूं यहीं पर गड़बड़ होती है। देखो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला, और यहीं पर मैंने डॉट प्रोडक्ट में मार्क किया था जब cos थीटा को 0 लिखा था, थीटा π/2 था। मतलब अगर दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट 0। क्लियर है। एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, और करके मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको, देखो ध्यान से समझिएगा, और करके मैं लिख रहा हूं क्या, देखो हम तो ये भी जानते हैं सर पैरेलल और कोलिनियरिटी की तो हमने कंडीशन और भी पढ़ी है कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर है तब भी वो पैरेलल और कोलिनियर होते हैं। ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो सर किसको यूज करेंगे कि इसको यूज, अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन में आ जाए दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, तो मैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म या कोलिनियरिटी पर इसको लेके जाऊंगा या इसको लेके जाऊंगा, वहां पर ही बात करेंगे। जैसे मैंने अभी वैसे बताया था ना आपको कि जब मेरे से एंगल पूछेगा ना तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस cos थीटा रहती है, मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो आसान पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, अगर वो कह दे कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो अब एक बात ये भी समझ में आ गई है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ ही चुके हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ लैम्डा टाइम्स होगा, कुछ लैम्डा टाइम्स होगा। क्लियर है बात। तो तब भी हम प्रेफरेंस इसी को देंगे, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी बात मैं जब भी डिस्कस करूंगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा। क्लियर हो रही है आपको। सर कौन कौन सी कंडीशन कब कब लेनी है, इस बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए आप इसको एक बार लिख लें, मैं थोड़ा बोर्ड रब करके मैं यहां पर लिखता हूं। तो चलिए पहले यहीं पर कर लेते हैं, एक दो चीजें और रिजल्ट देख लेते हैं, फिर हम इसको रब करके साफ काम करेंगे। देखिए सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास क्या एक रिजल्ट और मिलता है क्या, जैसे हम वहां पर कर रहे थे ना कि यूनिट प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर्स में हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लगा सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए इफ I कैप, J कैप एंड K कैप आर यूनिट वेक्टर्स एंड आर, हम जानते हैं ये तीनों वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। यहां म्यूचुअली लिख देता हूं वरना कईयों को टेंशन हो जाएगी, भाई सर म्यूचुअली क्यों नहीं लिखा आपने, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए कैसे होगा,
ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा कि वहां पर हमने क्या पढ़ा, आई कैप डॉट आई कैप को हम क्या लिख रहे थे, आई कैप मॉड्यूलस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इधर देखते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, चेक करो, ध्यान से देखो, आई क्रॉस आई अगर मेरे को लगाना है तो मैं इसी फॉर्मूले में चेक करता हूं, मेरे पास क्या होगा सर, आई कैप मॉड और साइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 0 डिग्री है, और यहां पर एन कैप है ना, तो ये 0 डिग्री लिख देता हूं मैं इसको। तो ये तो मैं जानता हूं साइन 0 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 इंटू सम वेक्टर, मतलब वो देगा मुझे 0 वेक्टर आई क्रॉस आई। सर ये 0 नहीं देगा बेटा, बात समझने की है, जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा ना तो मुझे स्केलर थोड़ी मिलने वाला है, मुझे मिलेगा क्या, वेक्टर मिलेगा, और ये तो एन कैप भी दिखा रहा है, तो सर ये किस दिशा में है। अगेन बेटा देखो, मैं अगर इसकी डिटेल पर आ गया ना 0 वेक्टर की, तो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा और ये रिलेटेड नहीं है आपके मैथ्स से। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप बस इतना समझें कि जब भी मैं किन्हीं भी 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा। देख लो वेक्टर मिल रहा है, बात खत्म, इतना ही समझना है आपने, क्लियर है। अच्छा, सेम वे अगर मैं कहता हूं जे कैप क्रॉस जे कैप, तो यहां पर भी जे कैप मॉड्यूलस साइन 0, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0, तो साइन 0 0 देगा है ना, और यहां पर एन कैप, तो ये भी मुझे क्या देगा, 0 वेक्टर। तो इसी तरह से मैं अब आपको इसको डिफाइन करूं तो ध्यान से देखिएगा, तो देयरफॉर वी कैन से आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप विल गिव यू 0 वेक्टर। मुझे क्या मिलने वाला है, केवल 0 वेक्टर मिलेगा इनसे, ठीक है। अच्छा, अब इनकी अलग से देखते हैं हम, जैसे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, क्लियर है। अच्छा, और आगे भी देखते हैं कि सर इन्हीं का वाइस वर्सा, मतलब जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, क्लियर है। अब देखना ध्यान से, सर इसको अगर चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी भी आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये यूनिट वेक्टर है आई कैप किसकी दिशा में होगा, एक्स एक्सिस की दिशा में, और ये जे कैप किसकी दिशा में होगा, किसकी डायरेक्शन में होगा सर, जे कैप होगा वाई एक्सिस की दिशा में। अब ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होंगे ना, तो देखो मेरे को आई फर्स्ट है, जे सेकंड है, राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं तो आई क्रॉस जे मुझे क्या देगा सर, टुवर्ड द बोर्ड, मतलब मेरे को एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, और मैं जानता हूं किसकी दिशा में मिलेगा सर, वो जेड एक्सिस की दिशा में है ना, क्योंकि जेड एक्सिस भी तो नॉर्मल का ही काम करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की में। तो आई जे, तो जेड एक्सिस पर नॉर्मल मेरे को यूनिट वेक्टर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड के कैप, क्लियर है। अब देखो मैं कहां रखता हूं, अब इस पर देखते हैं जे क्रॉस के, अब मैं जे से के पर, अब सर के तो है नहीं, तो देखो इस तरह से सर मैं बोर्ड पर बनाऊं कैसे, देखने में बड़ी दिक्कत है, या मैं चलो आई जे के बाद ना इसको देखता हूं जे क्रॉस आई, तो देखो जे से मैं आई पर जाऊंगा तो मुझे इनवर्ड मिलेगा, तो इस बार मुझे मिलेगा नेगेटिव के कैप। सर ये आपने तो पहचान लिया, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है सर पकड़ना, तो इसके लिए एक तरीका बनाया गया, कहता क्या है, कैप जे कैप और के कैप, इन तीनों को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, क्लॉकवाइज लिख लो, ठीक है ना, क्लॉकवाइज लिखे है ना। तो जब आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाएंगे ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो ये हमेशा आंसर पॉजिटिव देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में तो दिक्कत आएगी सर, आई क्रॉस जे हमें पता लग गया नॉर्मल वेक्टर देगा, और किसकी दिशा में देगा, जेड एक्सिस की दिशा में, वहां पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर कौन है, के कैप, तो के कैप आएगा या नेगेटिव के कैप आएगा ये नहीं पता लग रहा, तो उसके लिए ये राइट हैंड थंब रूल से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस तरह से आई जे के को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, और अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर मूव कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव। जैसे सर आई क्रॉस जे मुझे क्या देगा, के, जे क्रॉस के, जे को मैं के से करता हूं तो मुझे मिलेगा आई कैप, और के को मैं आई से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जे कैप, जब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर चला रहा हूं, तीनों में ही, सिर्फ इन तीनों में। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड में जे क्रॉस आई, जब जे से आई पर जाता हूं, उल्टा जा रहा हूं ना, तो मुझे मिलेगा नेगेटिव के। अब मैं के क्रॉस जे जा रहा हूं, के से मैं जे पर जा रहा हूं, है ना, उल्टा जा रहा हूं, तो मुझे मिलेगा नेगेटिव आई। अब मैं आई से किस पर आ रहा हूं, के पर, तो मुझे मिलेगा नेगेटिव जे कैप, जे भाई ये जे कैप, यही बात आपको समझनी है, क्लियर है बात आपको अच्छे से। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, वैसे भी सर हम जानते हैं आई क्रॉस जे
इज नेवर इक्वल टू जे क्रॉस आई। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव ही नहीं होती, ये बात तो हमने यहां पर भी लिखी हुई है, नॉट कॉम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, हाउएवर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? आई क्रॉस जे इक्वल टू नेगेटिव टाइम जे क्रॉस आई। अब ठीक है सर, ये अगर इस तरह हो जाए और नेगेटिव बाहर आ जाए तब ये इक्वल होगी, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल होगी। ये बात तो समझ चुके हैं आप, क्लियर है ये बात? हमारे पास इसी तरह से 6 तो हमने फॉर्मूले लिख ही लिए है ना। तो अब आपको हम बात करेंगे रिलेटेड टू एरिया, कुछ वेक्टर्स का किस तरह से निकालते हैं, ठीक है? बाय द टाइम आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से ना बेटा एरिया भी निकाल सकते हैं, किसी ट्राइंगल का और किसी पैरेललोग्राम का। शर्त ये है कि जो दो वेक्टर होंगे ना वो एडजेसेंट साइड की तरह से ही एक्ट करेंगे किसी ट्राइंगल की। सर जैसे देखिए ध्यान से, अगर ये ए वेक्टर है और मेरे पास एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा होगा थीटा, राइट? तो ये इस पर्टिकुलर दिशा में होगा, है ना? तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस साइड को इससे मैच करा दूं तो ये ट्राइंगल बन रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई सर। ए और बी के बीच में हमारे पास थीटा बन रहा है, तो कहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। यही इंफॉर्मेशन देगा, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर दो एडजेसेंट वेक्टर्स दे देगा और एंगल दे देगा उनके बीच में, कहेगा क्या हमारे को कि इसके बीच में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दिखाओ। या थीटा भी नहीं देगा तब भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखिए ध्यान से, मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं इसकी डेरिवेशन भी बता रहा हूं आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर बेस जो होगा इस पूरे ट्राइंगल का, ये ए बी सी अगर ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल का जो बेस होगा वो ये ए सी साइड होगी। बेस का मतलब सर हमारे पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू तो हम ए मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? अगर ये वेक्टर मेरे पास गिवन है तो मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी। सेम में ये बी वेक्टर अगर मेरे पास गिवन है तो इसकी लेंथ निकालने के लिए मैं इस वेक्टर का क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड ले लूंगा। तो सर देखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1/2 इंटू बेस, बेस कौन होगा सर? ये ए वेक्टर मॉड्यूलस, इंटू हाइट सर ये इसको हाइट बोल रहा है, राइट? तो देखो ये मेरे पास हाइट है, तो सर मेरे को मालूम है ये हाइट मेरे पास है, एक एंगल गिवन है और साइड गिवन है। देखो ध्यान से समझना सर, यहां पर ना मैं 3 तरीके से काम कर सकता हूं। या तो मैं सोचता हूं कि मैं पाइथागोरस लगा दूं, पाइथागोरस, है ना, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं ट्रिगो लगा लूं, है ना। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं यहां पर सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी पर काम करूं, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। जो भी मेरे पास है मैं इनकी प्रेसिडेंस के अनुसार ही चलता हूं। पाइथागोरस कहते हैं कम से कम 2 साइड पता होनी चाहिए तभी तीसरी साइड निकल सकती है। सर एक साइड ये पता है और ये पता है, लेकिन ये हाइट के लिए तो काम नहीं करेगा ना ये। भाई मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं जिसको मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, हाइट निकालनी है मुझे, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर मेरे पास एंगल गिवन है, मैं यहाँ की भी बात नहीं कर सकता। तो मेरे को यहाँ से लेकर इसका मैं साइड का क्या करूं? इसका तो चलो ठीक है, इससे तो काम नहीं बनेगा, तो पाइथागोरस फेल ही है। अब बात करते हैं ट्रिगो की। सर इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास एक तो थीटा गिवन है और मेरे पास ये भी पता है, तो सर ट्रिगो तो यही कहती है एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो, है ना। ट्रिगो साइड क्या कहते हैं? ट्रिगो कि ट्रिगो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड अ साइड। तो एक एंगल है और एक साइड है, तो ट्रिगो मैं आराम से लगा सकता हूं, तो ये यहां पर मैं काम कर सकता हूं। अगर ये काम ना होता तो फिर मैं इसके बारे में सोचता। क्लियर है? तो देखिए हाफ ऑफ ए वेक्टर, अब देखिए अगर मैं यहां पर लगा दूं, मैं मेरे को मालूम है ये मुझे निकालना है हाइट, तो h बाय बी वेक्टर, तो देखो मैं यहां लिखता हूं h अपॉन में बी वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हाइट आएगी मेरे पास क्या? बी वेक्टर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आएगा ना, और साइन थीटा। भाई h अपॉन दिस, इसकी वैल्यू, पूरा वेक्टर नहीं इसकी वैल्यू, इस ये लेंथ कितनी है, और h हाइट अपॉन दिस इक्वल टू साइन थीटा। तो हाइट इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा। तो मैं हाइट की जगह पर क्या लिख सकता हूं? बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, अब हो गया काम, बस यही फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। लेकिन सर अगर मेरे पास एंगल भी गिवन ना हो तब भी मैं काम कर सकता हूं। कैसे? मैंने देखो यहां भी बताया था ये बात कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं तो मैं इनके बीच की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता हूं? ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप।
ठीक है, ध्यान से। अब मैं जानता हूं ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप मॉड। तो यहां से मुझे मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, सर ये तो पूरा रियल नंबर है और नंबर को मॉड के अंदर रखो या बाहर रखो, ये बात मैंने यहां पर नहीं बताई, हालांकि मैं जानता हूं क्या लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये बात मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में ही बताई थी। तो सर ये लैम्डा ही तो है, नंबर ही तो देगा, तो इसको बाहर निकाल लो, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये क्या है साइन थीटा, और यहां क्या बच गया एन कैप पर मॉड बच गया, और एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, उसका मॉड क्या होगा 1, तो ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस क्वांटिटी की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, तो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा सर यहां पर आपने क्रॉस लगा दिए है ना ड्यू टू फॉर्मूला, तो आप इन क्रॉस को मत लिखना है ना, वरना आपको कंफ्यूजन होगी, सर इनके बीच में भी क्रॉस आएगा, हाफ टाइम्स आप ऐसे लिखिएगा, ये तो फॉर्मूला आप 9th-10th में पढ़ते थे वहां क्रॉस लगाते थे, यहां पर आप मत लगाना, क्लियर है। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे ये, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं अब हटा रहा हूं, तो 1/2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये होगा, एक बात। दूसरी बात, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो गया ना, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो इस बात का फर्दर मतलब ये है 1 2 3 ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। कोलिनियर की कई कंडीशन बता दी मैंने, और अभी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कोलिनियरिटी पे कराऊंगा, उसमें सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ द ट्राइंगल। अगर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और एक ट्राइंगल मैं और ड्रॉ कर देता हूं, इसको इधर से, ए इधर से, ये देखो, ठीक है, मैं इसको डॉटेड कर रहा हूं, तो दो ट्राइंगल है ना सर, इसका दुगना ही तो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब 1/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, क्लियर है बात। तो इसको मैं अब रब करता हूं, एक बात और बताता हूं आपको कि ये जो फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये फॉर्मूला एक जगह पर और एप्लीकेबल है, कब, व्हेन द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, जब डायगोनल गिवन होगा ना पैरेललोग्राम का, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्या होगा उस समय पे हाफ टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। देखो मैंने एक दो चीजों पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने ये बताया तो इससे आप वो भी रिलेट कर पा रहे हैं। और आप एक चीज और ध्यान देख रखेंगे कि जब मेरे पास डायगोनल गिवन होगा ना पैरेललोग्राम का, तो पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्लियर है ये बात आपको अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल का ही काम कर रहा है, अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये साइड एक तरह से डायगोनल का ही काम कर रही है, ठीक है। एक चीज और है लास्ट जो मैं आपको और बता दूं, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। जैसे मैंने लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या होगा सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऑल्दो यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ काम नहीं करता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। डॉट प्रोडक्ट में दोनों करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव भी और कॉम्यूटेटिव भी, क्लियर है। अच्छा अब मैं एक बात आपको लास्ट ये और कह रहा हूं कि हमारे को जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो एक नंबर देती है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है किन्हीं भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट मुझे वेक्टर देती है, कौन सा वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ। तो क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर टू दिस एंड दिस, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर है बात। अब आप इसको लिख लें अच्छे से और समझ लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगेन मेरे पास क्या कहा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर आपको निकाल के दिखाना है इस बार, और फिर ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। देखो ध्यान से समझिएगा सर, ए क्रॉस बी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो तो सर उसके अंदर क्या कहता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। तो सर अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो मेरे पास ए वेक्टर होना चाहिए, चलो वो है, बी वेक्टर भी होना चाहिए, वो भी है, जिससे मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। ये दोनों तो काम हो गए,
लेकिन सर मुझे पता है क्या इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, सर वो तो पता ही नहीं है। दूसरी बात, जो एन कैप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो सर इसके लिए तो मुझे कई चीजें पता होनी चाहिए, एंगल भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। तो सर ये दो चीजें तो मेरे पास है ही नहीं। तो हम इस फॉर्मूले को तभी यूज कर सकते हैं जब मेरे पास ये सारी कंडीशंस गिवन हो, मैग्नीट्यूड इन दोनों का, साइन थीटा मतलब एंगल बिटवीन दीज टू और एन कैप, ये सब पता होगा, तभी मैं इस वेक्टर से इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। तो सर अब निकाले कैसे, तो अगेन जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे से काम किया था उसी तरह से हम इस पर काम करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो ध्यान से, मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा। फिर से फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, इनके बीच में क्या लगाना है सर, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाएंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है। अब देखो सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, i की 3, पहले तो 3 लिखेंगे फिर i क्रॉस i, पता है, क्लियर है। आगे चले, i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, पहले i लिखेंगे क्योंकि i पहले है, तो i क्रॉस j, ऐसा ना करना j क्रॉस i या i, फर्क पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, i क्रॉस j इज नेवर इक्वल टू j क्रॉस i। डॉट में लिख सकते थे हम आगे पीछे, यहां नहीं, i क्रॉस j मतलब i क्रॉस j, पहले i है ना तो पहले i, तो इस तरह से इस पर जाएंगे ट्वाइस ऑफ i कैप क्रॉस k कैप, है ना। 2 तो आप भाई कांस्टेंट को तो आप आगे ला सकते हैं ना, आपने पढ़ा भी है, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था, लैम्डा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है। तो देखिए लैम्डा को मैं आगे पीछे कर सकता हूं कांस्टेंट को, लेकिन वेक्टर्स को आगे पीछे नहीं कर सकता। आई ए क्रॉस बी, पहले है ए फिर ए फिर ए तो आगे ही रहेगा। क्लियर है बात। तो देखिए इसी तरह से हम अब इसको ओपन करते हैं, माइनस, तो मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, माइनस 7 3 जा 21, पहले जे कैप आएगा और फिर कौन आएगा, क्रॉस में आई कैप। आगे चले, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14, जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर 7 2 जा फिर से 14, k कैप क्रॉस k कैप। क्लियर है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 जा 21, k कैप क्रॉस i कैप, 7 2 जा 14, k कैप क्रॉस j कैप, 7 2 जा 14, k कैप क्रॉस k कैप। क्लियर है। अब सर इसको सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, अभी अभी हमने पढ़ा था आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, ये हमें जीरो वेक्टर रिटर्न करते हैं। क्या दे देता है, जीरो वेक्टर दे देता है, राइट। तो देखो ध्यान से देखना, अगर आपको ऐसे ना याद रहे तो आप यहां पे रख के देख लो, इस फॉर्मूले में आई डॉट आई, तो ये आई कैप का मॉड्यूलस, यहां पर भी आई कैप का मॉड्यूलस, और इन दोनों के बीच में जब दोनों सेम है तो एंगल क्या होगा, साइन 0 या 180, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी रियल नंबर तो हो गया 0 0 इंटू सम वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर की दिशा में जाएगा। अगेन जीरो वेक्टर कहां पर, उस पर बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे को इतना नहीं जाना डिटेल में, वी आर स्टिक ऑन टू मैथ्स। क्लियर है, हमारे सारे क्वेश्चन इसके बिना हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखना, यहां पर आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा सर, 0, 3 मल्टीप्लाई 0 वेक्टर देगा सर, देगा ना, माइनस 2i क्रॉस j। अब सर i क्रॉस j के लिए हमें फिर से या तो राइट हैंड थंब रूल लिख लो या इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लो, i j k i, और ये पॉजिटिव देगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। i को j से मल्टीप्लाई करने पर मुझे एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, किसकी दिशा में, z एक्सिस की दिशा में, मतलब वहां पर k कैप मिलने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 2k कैप। सेम वे i क्रॉस k, अब देखो 2 तो एज इट इज i क्रॉस k, i को k से हम उल्टा जा रहे हैं तो इस बार j कैप नहीं मिलेगा, नेगेटिव j कैप मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं नेगेटिव 2j कैप। क्लियर है। अब इस पर आते हैं, तो माइनस 21 j क्रॉस i, फिर उल्टा जा रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव k मिलेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव k कैप। क्लियर है। j क्रॉस j मुझे क्या देगा, जीरो वेक्टर, तो प्लस 14 टाइम्स जीरो वेक्टर, ये क्या देगा सर, j क्रॉस j था ना, ये j क्रॉस j, और फिर मिलेगा 7 2 जा 14 j क्रॉस k, ये j क्रॉस k है। तो देखो j की मल्टीप्लाई जब मैं k से करूंगा तो हम सही जा रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मुझे क्या मिलेगा, i कैप, तो 14i कैप। आगे बढ़ते हैं सर, 21 k i, तो देखो 21 तो एज इट इज,
के और आई हम रिवर्स, के और आई हम सही बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हमें क्या मिल जाएगा डायरेक्ट जे कैप, 21 जे कैप प्लस, अब देखो के जे, के और जे हम सर रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो मिलेगा नेगेटिव आई, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 14 आई कैप, और के क्रॉस के मुझे क्या देगा 0 वेक्टर, तो प्लस 14 टाइम्स 0 वेक्टर। क्लियर है? अब क्या होगा सर, देखो 3 इंटू 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर और ये भी 0 वेक्टर, तो 3 तो मुझे मिल गए 0 वेक्टर्स। चेक करें, अब देखिए यहां पर 2k और 21k कितना मिला सर, प्लस 19k कैप, 2j और 21j, फिर मिलेगा मुझे प्लस 19j कैप, और सर ये प्लस 14 ये प्लस 14 आई कैप है और ये भी प्लस 14 आई कैप है, प्लस प्लस आएंगे दोनों में क्या, एक बार चेक कर ले बेटा, इसको मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये मेरे पास 14 आई कैप यहाँ से आया, जे और के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो आई मिलेगा राइट, लेकिन ये 14 हमारे पास आया है जे और के मल्टीप्लाई होने पर, जे की के से, तो 7 2 जा 14, सर ये नेगेटिव आएगा। अब ठीक है, अब मेरे को ठीक लग रहा है, कुछ मेरे को याद था ये क्वेश्चन कि जहां पर ये आई कैप से ये आई कैप कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से, अगर सर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दूं तो यहां पर पहले मैं जे लूंगा क्योंकि आई कैप तो खत्म ही हो चुका है, तो 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, और सर 0 वेक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बात समझने की है, अगर मैं इसमें 0 वेक्टर ऐड भी कर दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, तो जो मेरे पास ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो इस सेंस का आएगा। क्लियर है? अब इसका मैग्नीट्यूड सर वो तो बहुत ही आसान है, लेकिन सर इतना मुश्किल या इतना टिपिकल काम करना पड़ेगा, इसको करने का कोई और मेथड नहीं है, बिल्कुल है, देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, देख लो दोबारा से, हम चैप्टर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी, चैप्टर 4-3 जो मैट्रिसेस थे उन्हीं पर आ रहे हैं, वेक्टर कहीं ना कहीं रिलेट होता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो देखो अब हम यूज करेंगे मेथड 2 जिसका क्या नाम है, डिटरमिनेंट मेथड। कैसे करेंगे सर, देखो मुझे किस किस के बीच में निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बोलता क्या है, आप कुछ ना करो, पहले आई कैप जे कैप के कैप है ना, उसके बाद जो पहले वेक्टर ए वेक्टर है ना उसके आई जे के कंपोनेंट लिखने हैं आपने। ए वेक्टर कौन है, ये आई जे के कंपोनेंट या कोफिशिएंट्स क्या है, 1, यहां से -7 और यहां से 7, फिर बी वेक्टर के लिखने हैं 3, -2 एंड 2। अब इसको एक्सपैंड कर दो, और मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि ट्राई टू एक्सपैंड एज मच एज पॉसिबल बाय R1। ठीक है, तो एक्सपैंड अलोंग R1, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब क्योंकि आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छे से, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान पड़ने वाला है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, सर पहले लिखेंगे हम आई कैप, यहां से -14 और माइनस प्लस 14। ठीक है, अब नेगेटिव लगेगा जे कैप के लिए, ये याद है ना, कोफैक्टर्स माइनस हम करते थे, उस वजह से यहां पर नेगेटिव लगता है जो, तो ये और ये हटाएंगे, 2 1 जा 2, -21। क्लियर है? प्लस अब लेंगे के कैप, इसको हटाओ -2 प्लस 21 -2 + 21, तो हमारे पास आएगा क्या सर, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये क्वांटिटी तो 0 ही हो गई है ना, और ये 21 - 2 -19 बाहर आके मल्टीप्लाई हो 19 जे कैप, और 21 में से 2 गया सर 19 के कैप। तो सर ये जितना भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह लगा रहे हैं, थंब रूल लगा रहे हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय दिस। आप चेक कर लो, दोनों आंसर सेम आएंगे, लेकिन सर हमें ये नहीं निकालना था, हमें तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब मेरे पास वेक्टर आ चुका है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा सर, √ जे कैप का जो कोफिशिएंट है या कंपोनेंट है, और के कैप का आई के है नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको आई भी लिखना है तो लिख सकते हैं 0 आई कैप। तो सर देख लो, आई कैप का 0 का स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, लेकिन मैं जानता हूं सर 0 का स्क्वायर लिखने का कोई बेनिफिट थोड़ी होगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर है ये बात आपको? अब इसको सॉल्व करने के 2 ढंग हो सकते हैं, या तो आप 19 का स्क्वायर 361 + 361 कर ले, नहीं तो सर सबसे अच्छा तरीका है 19 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर से, अंदर बचेगा 1 + 1, तो 19 स्क्वायर, बाहर जब रूट क्या आएगा तो केवल बचेगा 19, यहां पर क्या आएगा 1 और 1 2, √2 क्या है ये, हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। क्लियर है? लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मुझे एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में जब मेरे पास ए वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है। तो देखो
वेक्टर में अगर मेरे पास दो वेक्टर गिवन है तो दो फॉर्मूले मेरे पास निकालने के, एक तो है cos थीटा, क्या कहता था, a डॉट बी अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और एक अभी हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट में, ये तो था डॉट में, और एक हमने पढ़ा है क्रॉस में, क्या पढ़ा है सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, है ना। डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम रहता है, बस न्यूमरेटर में फर्क आता है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट विड बी दी फर्स्ट प्रेफरेंस। उसका रीजन ये है कि सर ए डॉट बी करना बहुत आसान है। अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके बीच की डॉट प्रोडक्ट मतलब आई की आई से, जे की जे से मल्टीप्लाई और के की के से, उनको सम करना है, तो बहुत आसान है। यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालो, है ना। ए क्रॉस बी निकालने के या तो फर्स्ट वाला मेथड जो इतना लेंथी पड़ता है आई जे के, उसमें आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, या फिर डिटर्मिनेंट मेथड, सर वो भी कौन सा आसान पड़ता है, वो भी लंबा ही पड़ता है। तो दैट इज द रीजन इसको प्रेफरेंस पहले दी जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में आपके ये क्वेश्चन लिया है क्रॉस प्रोडक्ट के, तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट से ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, मेरे को ये सब चाहिए, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं हम, ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे सर, आई कैप जे कैप के कैप, और फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट 1 माइनस 2 3, और यहां आएगा 3 माइनस 2 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड अलोंग R1, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर विल बी इक्वल टू I कैप माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2, यहां पर हम लिखेंगे क्या, माइनस 2 प्लस 6, और फिर नेगेटिव J कैप, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा हम, सर ये हटाओ 1 और माइनस 9, और फिर प्लस K कैप टाइम्स ये हटाओ माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6, तो कितना आ गया 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4 टाइम्स k कैप। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर आ गया है, a क्रॉस b, है ना। अब सर इसका मॉड्यूलस भी निकाल दो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब ये 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या तो आप कॉमन ले लो, नहीं तो इसको खोल लो, 4 4 जा 64, 8 8 जा 4 4 जा 16, चलो 8 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, फिर 16 लिख देता हूं, फिर एक बार और 16, क्लियर है। अब कॉमन ले लें, अब तो आसान दिख रहा होगा सर, इसमें से 16 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 4 प्लस 1, तो अल्टीमेटली बाहर क्या आएगा 4 अंडर रूट 6, मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब मेरे पास कमी क्या है सर, नीचे वाले के मैग्नीट्यूड, और तो वो भी अलग से निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आएगा 9 और 4 13 और 1 अंडर रूट 14। इसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, क्या होगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आएगा 3 2 1, सर सेम तो है, अंडर रूट 14 ही आएगा, चेक करो। क्लियर है बात आपको अच्छे से। सर हमारे पास ए वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, और ये भी आ गया, तो आप पुट कर दो इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्रॉस बी, सर यहां देगा 4 अंडर रूट 6, और नीचे क्या है सर, रूट 14 मल्टीप्लाई बाय रूट 14 इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो सर ये देखिए, ये मेरे पास आएगा 4 रूट 16 डिवाइड बाय 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो साइन थीटा मेरे पास आ गया। ये मुझे क्या निकालना है, एंगल मतलब थीटा, तो साइन इनवर्स 2/7 अंडर रूट 16 इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। क्लियर है बात। लेकिन जब आप कोस से जाएंगे तो अलग चीज मिलेगी, क्योंकि वहां पर कोस थीटा लेगा, वहां बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चलेगा, यहां पर पेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये साइन थीटा से चला रहे हैं। क्लियर है बात, लिख लें आप इसको। तो चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस दिस इक्वल टू दिस। बहुत ही आसान सवाल है, मैंने ये ले लिया जस्ट बिकॉज, यानी मैंने कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट अवे लिए हैं बेटा, जानबूझ के कि आप थोड़े से यूज टू हो जाएं इन फॉर्मूले से, ठीक है। मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल। तो देखो मैं जानता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, पहले ये वाला ए वेक्टर लिखा जाएगा, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, वो तो बीच में लगेगा, प्लस ए वेक्टर, पहले लिखेंगे हम क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर इसको इससे कराएंगे तो नेगेटिव बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसको कराएंगे तो नेगेटिव बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लिख सकते हैं ना। अब देखो सर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मुझे क्या देगा, ए वेक्टर
क्या देगा सर? वैसे तो सर मुझे मालूम ही है जीरो वेक्टर देगा। क्यों देगा? हमने आई क्रॉस आई क्या सीखा? जीरो वेक्टर, है ना। ए क्रॉस ए, या तो आप जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, चलो मैं यहां पर दिखाता हूं। ए क्रॉस ए वेक्टर विल बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच एंगल साइन जीरो, फिर एन कैप, तो ये क्वांटिटी हो गई जीरो, साइन जीरो की वजह से जीरो इंटू समथिंग वेक्टर, ये देगा जीरो वेक्टर। और ये क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एक वेक्टर देता है, तो देख लो वेक्टर ही आ रहा है, क्लियर है। तो यहां से मुझे मिलेगा जीरो वेक्टर, सेम वे यहां से भी मुझे मिलेगा जीरो वेक्टर। और मैं अच्छे से जानता हूं सर ए क्रॉस बी, बिकॉज ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा सर? नेगेटिव टाइम बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। तो ये जो नेगेटिव बी क्रॉस ए है ना, ये पूरा इसको मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूं प्लस लगा के, ए क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है बात? तो इन दोनों को ऐड कराओगे तो कितना होगा सर? ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ब्रैकेट के अंदर। और इसमें अगर मैं जीरो वेक्टर ऐड और माइनस भी कर दूं तो भी क्या फर्क पड़ता है? तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो रही है बात? आप इसी तरह से समझे जीरो वेक्टर को कैसे हम देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस। देखिए फिर से, ये जो बीच में एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मुझे आंसर में वेक्टर ही मिलेगा। देख लो जीरो वेक्टर दिया है ना, कि उसमें जीरो। बच्चे क्या करेंगे? क्रॉस बीच में लगाएंगे, इक्वल टू में लिख देंगे सिर्फ जीरो। जीरो नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, मुझे मिलेगा वेक्टर। वेक्टर मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। मैंने आपको क्या कहा? दो तरह की मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट गिव यू स्केलर, प्रोजेक्शन, छाया, शैडो, बट क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू अनदर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। क्लियर है? चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन सर मल्टीप्लाई कराऊंगा ना आई की आई के साथ, चलो जीरो वेक्टर, फिर आई को जे से कराओगे सर फिर वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर वगैरह, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट आसान नहीं होगा कि मैं अगर इसको ओपन कर लूँ तो हम यूजिंग डिटर्मिनेंट्स क्या करेंगे सर? मैं इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप इक्वल टू क्या दिया हुआ है? जीरो वेक्टर, राइट? ये गिवन है। तो सर इसमें अब पहले वाले के कंपोनेंट, मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूं ना बेटा। अगर मैं कहूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं निकाल क्या रहा हूं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर। तो सर अब आई जे के नीचे जो है ना, आप लिखोगे पहले वाले वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स, वो है 2, 6 एंड 27। सेम वे 1 लैम्डा एंड म्यू, और ये दोनों ग्रीक लेटर मेरे को निकाल के लाने हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको अलोंग R1। तो आई कैप तो सर एज इट इज, यहां पर आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस जे कैप, यहां पर इसको हटाओ और इसको हटाओ, ये कितना देगा सर? 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप, यहां पर इसको हटाओ और इसको, तो ये कितना देगा? 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्लियर है? अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप माइनस, पहले इसको लिखता हूं मैं कोफिशिएंट्स को, 2 म्यू माइनस 27, ये जे कैप के कंपोनेंट हो रहे हैं, और अब मैं लिखता हूं के कैप का कंपोनेंट पहले, और फिर आएगा कौन? के कैप इक्वल टू, सर ये पूरा वेक्टर दे रहा है ना, और ये इक्वल कौन है? वेक्टर ही तो है। तो सर मैं इसको खोल के लिख सकता हूं, 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड 0 के कैप, लिख सकते हैं ना। क्लियर है? ये जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो ही आएगा। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके आई जे के कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो बेटा उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, और उनके आई जे के कंपोनेंट भी इक्वल हैं। तो मैं यहां से मुझे क्या निकालना है सर? लैम्डा और म्यू, मतलब दो अननोन निकालना है, तो आई वुड नीड 2 इक्वेशंस। सर एक तो ये रही, लेकिन इसमें म्यू भी है और लैम्डा भी है, तो इसको छोड़ो सर, यहां से इसके इक्वल मैं कर सकता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, ठीक है, इसको फर्स्ट लिखता हूं मैं। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस टाइम्स 2 म्यू माइनस 27 माइनस टाइम्स 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? 2 लैम्डा माइनस 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन। मुझे क्या निकालना है? म्यू और लैम्डा। तो सर म्यू यहां से मिल जाएगा, लैम्डा यहां से निकल जाएगा, मैं इसका यूज ही क्या करूं? मेरे को तो वैसे भी दो इक्वेशन चाहिए थी, तो यूजिंग
इक्वेशन 2 एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 2 म्यू माइनस 27, ये माइनस उधर जाने के बाद क्या देगा, 0 देगा। ये कंपोनेंट है आई जे के 0 है, ये वेक्टर नहीं है, ये कंपोनेंट है, ध्यान रखें। तो म्यू विल बी इक्वल टू 27/2। सेम वे जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास दोनों अननोन आ गए। क्लियर है, लिख। तो चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं दो और क्वेश्चन पर। कहता है गिवन दैट a डॉट बी इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को क्या बोलता है कि a डॉट b 0 है, मतलब डॉट प्रोडक्ट तो 0 देती है, स्केलर। बिल्कुल ठीक लिखा है सर, है ना। लेकिन अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट देखता हूं तो मुझे एक वेक्टर मिलता है, वेक्टर ही दे रहा है 0 वेक्टर, केवल 0 नहीं लिख सकते आप। क्लियर है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो देखो ध्यान से समझना, अगर मैं लिख दूं a डॉट बी इक्वल टू 0, तो इस बात के दो मतलब है सर। नंबर 1, या तो a वेक्टर 0 वेक्टर हो और b वेक्टर 0 वेक्टर हो। तो अगर a वेक्टर 0 वेक्टर हुआ तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास 0 आ जाएगा। अगर a वेक्टर 0 वेक्टर हुआ, क्योंकि a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 0। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ गया या b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ गया, तो ये सर पूरा का पूरा a डॉट b 0 बन जाएगा। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, कि जो cos थीटा है ना वो क्वांटिटी 0 हो जाए। तो सर 0 होने का मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू π/2। व्हाई? बिकॉज जो थीटा जो है ना, थीटा बिलोंग करना चाहिए कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। ये बात आपने समझनी है, वेयर करके लिख देता हूं मैं इसको, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो थीटा एक ही होगा π/2। जब थीटा को π/2 रखा जाएगा तो केवल एक एंगल ऐसा होगा जो इसको पूरे को 0 बना पाएगा। ठीक है। तो इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, या दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट 0 है। क्लियर है ये बात। अच्छा, दूसरी बात कहता है a क्रॉस b 0 वेक्टर है। तो सर इस बात का क्या मतलब है उसको भी पढ़ते हैं। इस बात के भी दो मतलब हैं। क्या सर, या तो a वेक्टर 0 वेक्टर हो या फिर b वेक्टर 0 वेक्टर हो, है ना। तो सर अगर इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो यहां होगा a वेक्टर, फिर b वेक्टर, फिर साइन थीटा, फिर n कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। तो सर अगर इन दोनों में या तो ये 0 हो जाए तो ये पूरा 0 वेक्टर बन जाएगा। ये LHS का भी इसके RHS की इक्वल आएगी। अगर a वेक्टर 0 आ जाए तो सर ये पूरी क्वांटिटी 0 इनटू समथिंग वेक्टर विल गिव यू 0 वेक्टर। तो सर a वेक्टर या तो 0, मतलब a वेक्टर का मोड 0 आ जाए, या सर b वेक्टर का मोड 0 आ जाए, है ना। बेसिकली फॉर्मूला लिखवाने की कोशिश कर रहा है आपसे, या तो ये हो जाए केस, या फिर साइन थीटा किसके इक्वल आ जाए सर, 0 के इक्वल आ जाए। तो सर यहां पर थीटा दो होंगे, कौन कौन, एक तो 0 और एक पाई, है ना। वेयर थीटा अगेन बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एंगल जो होगा 0 और पाई होगा किनके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों वेक्टर या तो पैरेलल वेक्टर होंगे और कोलिनियर होंगे। ये बात मैंने आपको इंट्रो में भी बताई, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो सर या तो ये पैरेलल हो गए, या ये इस तरह से a वेक्टर और b वेक्टर ये कोलिनियर हो गए, तो इनके बीच का एंगल 0 या पाई हो सकता है। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ध्यान से देखना, अगर इन दोनों, ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं, मैंने कहा ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर ये पैरेलल वेक्टर हैं, तो इस बात का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। या मैं ये कहूं अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो सर ये पैरेलल हो गए, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो सर ये 90 डिग्री हो गए। मतलब समझो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल भी हो और वही वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो। मैंने क्या कहा, एक वेक्टर b के वेक्टर के या तो परपेंडिकुलर होगा, या तो ये होगा, या पैरेलल होगा। दो में से कोई एक केस हो सकता है, दोनों केस कभी नहीं बन सकते ना। तो इस बात का मतलब है कि a और b का होना एंगल पर डिसाइड नहीं कर रहा।
क्योंकि यहां से जो रिजल्ट मिल रहा है वो कह रहा है इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 तो 1 देता है ना। तो सर ये तो पैरेलल नहीं होंगे। और अगर यहां से देखता हूं ये कहता है एंगल 0 डिग्री है, तो यहां तो ठीक है, लेकिन अगर यहां पर 0 रख दूं तो cos 0 1 देता है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो सर ये दोनों बात गलत जा रही है कहीं ना कहीं, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एंगल्स की वजह से। अगर 0 डिग्री एंगल है तो ये ठीक है लेकिन ये गलत है, अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये ठीक है लेकिन ये गलत है। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। या मैं ये भी कह सकता हूं एक वेक्टर दूसरे के या तो परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल, दोनों काम कैसे हो जाएंगे एक ही बारी में? तो सर दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो दैट इज द रीजन ये तो बात रेक्टिफाई हो गई। और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सर यही तो बात दोनों में कॉमन आ रही है, तो हम यही तो लिखेंगे। कंक्लूड क्या होगा? ईदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा बेटा। क्लियर है आपको ये बात अच्छे से? ठीक है, एक अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया। बाकी आने लायक कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको समझ तो आना चाहिए ना हर हम कर क्या रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ईदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। मेरे को क्या कंडीशन दी है उसने कि कहता है या अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है, अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है या और बी वेक्टर अगर 0 वेक्टर है, इट इंप्लाइज ए क्रॉस बी मेरे पास 0 वेक्टर होगा। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है ना। तो कहता है इज द कन्वर्स ट्रू, क्या उल्टा भी ट्रू होगा? तो सर ये ट्रू होगा क्या? अगर मैं देखता हूं टू चेक द कन्वर्स मैं क्या कहूंगा सर? मैं अब कहता हूं ये क्वांटिटी है, ये गिवन है। अगर ये है तो इसके तो सर फिर से 2 रिजल्ट हैं, कौन कौन से? या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर है और बी वेक्टर 0 वेक्टर है। तो इस बात का मतलब ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 देगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 देगा। या फिर सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक बार लिख लेते हैं फिर से, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इस पूरी क्वांटिटी को अगर 0 वेक्टर के इक्वल लाना है तो ये 0 हो जाए, तो ये पूरी 0 इंटू एन कैप 0 वेक्टर, या ये 0 हो जाए तो 0 इंटू एन कैप फिर 0 वेक्टर, या फिर साइन थीटा जैसा मैंने यहां लिखा था 0 हो जाए। तो साइन थीटा अगर 0 होगा तो थीटा क्या होगा? 0 या फिर पाई, वेयर थीटा बिलोंग करेगा किसको? 0 से लेकर पाई तक। तो इस बात का मतलब ये होगा ए वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है बी वेक्टर के, या कोलिनियर भी हो सकता है ना। तो एक ही कंडीशन से कैसे काम होगा सर? आप तो कह रहे हो कि अगर ये है तो ये है, लेकिन अगर ये गिवन है ना तो इसके मतलब 2 हैं। तो देयरफॉर कन्वर्स ऑफ द गिवन वेक्टर इज नॉट ट्रू। ठीक है, और उसने कहा है जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। आंसर को एग्जांपल से भी दिखा देते हैं। देखो लेट किया मैंने, ए वेक्टर लिया मैंने, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप या 3k कैप ले लेते हैं। ठीक है, एक वेक्टर और ले लेते हैं बी वेक्टर। देखो ध्यान से, ये वेक्टर 0 वेक्टर है क्या? नहीं है। बी वेक्टर को भी मैं 0 नहीं ले रहा, मैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो देखो ए वेक्टर भी मैंने 0 नहीं लिया और बी भी नॉन 0 वेक्टर लिए दोनों, क्योंकि सर मैं इस कंडीशन को हटाना चाहता हूं। मतलब इसका मतलब केवल यही नहीं है, अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब केवल ये नहीं है, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं हम कैसे ये हो सकता है। ठीक है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ये क्वांटिटी 0 वेक्टर के इक्वल है तो ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों केस हो सकते हैं। दोनों केस में से कोई भी एक केस हो सकता है। दोनों का मतलब ये है, या तो ये केस होगा या ये केस होगा। लेकिन अगर ये केस दिया है तब तो सर ऑब्वियस सी बात है यही होगा। अगर कह दे ये है तो ये तो होगा ही होगा, कह दे ये है तो भी ये होगा। लेकिन अगर कह दे ये है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल, मतलब ये 0 वेक्टर है, मैंने ए वेक्टर को नॉन 0 वेक्टर लिया है। बी वेक्टर भी 0 वेक्टर है, उसको भी मैंने नॉन 0 वेक्टर लेके चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ए क्रॉस बी निकालता हूं। देखना ध्यान से, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालें? डिटरमिनेंट मेथड से, आई कैप जे कैप के कैप। पहले इसके कंपोनेंट ए के, ए क्या है 1 2 3, इसका क्या है 2 4 6। ध्यान से देखना, वैसे तो सर इसको एक्सपैंड कर लें, चलो एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे एक्सपैंड अलोंग R1 है ना, तो करो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या आएगा सर? आई कैप, यहां से 6 2 12 -12 12 -12 माइनस जे कैप
क्या आएगा सर यहाँ पर इसको हटाओ 6 माइनस 6 प्लस के कैप, यहाँ पर क्या आएगा सर इसको हटाओ 4 माइनस 4 तो सर ये 0 आई कैप माइनस या प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया सर 0 वेक्टर के इक्वल आ गया। और सर ये तो वैसे दिख रहा था, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। देखो ये पहले जो रो 2 है ना R2 इज प्रोपोर्शनल टू R3, वरना आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, है ना। डिटरमिनेंट में से तो हम किसी भी एक रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, इससे 2 कॉमन लो, ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी। और जैसे ही आइडेंटिकल होंगी मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 और इनटू में कोई वेक्टर है तो 0 वेक्टर देगा, ये 0 वेक्टर, तो वही तो हमने लिखा है। क्लियर है ये बात। सभी की सभी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज एज इट इज यहां पर आएंगी, एज इट इज, तो आप वो भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को भी समझेंगे, अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है, बी वेक्टर 0 वेक्टर है, इट मींस ए क्रॉस बी 0 होगा, 0 वेक्टर होगा। लेकिन अगर उल्टा देखते हैं, ए क्रॉस बी 0 वेक्टर है, तो जरूरी नहीं है कि वही होगा। एक केस ये भी हो सकता है जिसका हमने एग्जांपल रखा है। सेम क्वेश्चन हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, आप याद करने की कोशिश करें और अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस अगेन। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दिस। मुझे एरिया निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सर, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि ये जो 2 वेक्टर हैं वो 2 वेक्टर उस पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड के रूप में काम कर रहे हो, बी वेक्टर, और आगे इस तरह से कंस्ट्रक्शन जारी हो, ये भी बी वेक्टर हो जाएगा पैरेलल होने की वजह से और ये ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है बात। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए बेटा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम होनी चाहिए, दोनों वेक्टर्स। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर गड़बड़ होती है। तो देखिए हमें ए क्रॉस बी निकालना है इन दोनों में। सर ये तो बहुत आसान है, ए क्रॉस बी यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। क्या कहता है, आई कैप जे कैप के कैप, है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिटरमिनेंट मेथड। कब, जब मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के कंपोनेंट्स के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ होगा 1 - 1 3 और यहाँ बी वेक्टर 2 - 7 और 1। तो सर अगर मैं इसको ओपन करता हूं, एक्सपैंड अलोंग R1, तो क्या आएगा देखते हैं। सर आई कैप एज इट इज -1 और माइनस माइनस प्लस 21 माइनस जे कैप, इसको हटाओ 1 - 6 1 - 6 प्लस के कैप, यहाँ पर इसको हटाओ -7 + 2 -7 + 2, तो ये कितना आ गया 20 टाइम्स आई कैप -5, तो +5 टाइम्स जे कैप और -5 टाइम्स के कैप। मेरे पास ये कौन सा वेक्टर आ चुका है, ए क्रॉस बी। मुझे निकालना क्या है सर, मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो मतलब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का फिर से स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, ये होगा 25, ये होगा 25, तो कितना हो गया 450। अगर मैं 450 के फैक्टर बनाता हूं तो देखो 5 9 जा और फिर 0, फिर 5 से काट दो इसको, 18 जा 3 6 जा और 3 2 जा, तो देखो ये दोनों बाहर आएंगे 3 और 5, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों सर, ये एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात, ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस बार मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और मैं जानता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मेरे पास वेक्टर के रूप में निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ। सर हाफ ऑफ व्हाट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। अब सर ए क्रॉस बी कौन होंगे, अगेन 2 एडजेसेंट वेक्टर्स, है ना। तो देखो मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, देखो ध्यान से देखना, ए बी यहां पर मैं ले लेता हूं ए, इधर हम ले लेते हैं बी और इधर ले लेते हैं सी। ठीक है, तो देखो अगर मैं बी से सी तक जाता हूं तो देखो ये दो वेक्टर्स हैं टेकन इन द सेम ऑर्डर, है ना। या फिर मैंने इन दोनों वेक्टर्स को, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मैंने क्या कंसीडर किया है, साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। क्लियर है। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1, 1, 1, बी के हैं 1 23 1 2 3 एंड सी है 2 3 एंड 1। तो सर मैं ये एक बात जानता हूं, इनसे एसोसिएटेड
पोजीशन वेक्टर नाम की चीज होगी। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर कोई भी पॉइंट गिवन है तो उनसे एसोसिएटेड मेरे पास पोजीशन वेक्टर होगा। ओए वेक्टर में लिख सकता हूं आई कैप जे कैप के कैप। सेम वे ओबी वेक्टर भी मैं लिख सकता हूं, कितना होगा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। सेम वे ओसी वेक्टर कितना होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप होगा ना। अब देखो ध्यान से, सर मैं कोई भी निकाल सकता हूं वैसे तो। देखिए अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, क्योंकि मेरे को तो मेनली काम ट्राइंगल पर ही चेक करना है ना, ट्राइंगल की बात करते हैं, इसको छोड़ो आप, ये मेरे पास वेक्टर बन चुका है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं जो दो साइड लूंगा ना वो ये वाली लूंगा, मतलब को इनिशियल वेक्टर वाली साइड्स को मैं कंसीडर करूंगा। देखो को इनिशियल है, को इनिशियल है ना, इन दोनों वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो सेम है। तो जब भी मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करूंगा तो मैं इनकी बात करूंगा, इसकी और इसकी। मतलब यहां ए बी की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ऑल्दो आप ए बी के साथ अगर बी सी लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट टू बी ऑन सेफर साइड, टू बी यानी कि जिस तरह से आपकी एनसीईआरटी देखती है, मैं उसी तरह की बात करूं तो आप जब भी इन दो वेक्टर्स को लेंगे एडजेसेंट साइड लेंगे। एडजेसेंट भी कौन सी, जो को इनिशियल वाली है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ए बी और ए सी ही हम ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। तो अब ए बी वेक्टर अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना। बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है आई माइनस आई, तो सर ये देगा 0 आई कैप, 2 माइनस जे तो ये आएगा प्लस जे कैप, 3 माइनस के तो ये आएगा 2k कैप। सेम वे मैं निकालता हूं ए सी वेक्टर, तो ये होगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ सी में से ओ ए माइनस करेंगे तो आएगा आई कैप, फिर आएगा 2j कैप, k माइनस के सर 0k कैप। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर से मुझे क्या निकाल के लाना है, ट्राइंगल। तो सर सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकाल के लाओ यूजिंग डिटर्मिनेंट आई जे के। मैं जानता हूं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। एक्सपेंड along R1, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू, सर क्या आएगा, आई कैप एज इट इज 0 माइनस 4 माइनस जे कैप, इसको हटाओ 0 माइनस 2 प्लस के कैप, इसको हटाओ 0 माइनस 1 तो ये आ गया माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप। मेरे पास क्या आ चुका है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब मुझे क्या चाहिए सर, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अगर इसको करोगे 16 और 4 20 और 1 अंडर रूट में 21 आ गया। अभी सर एरिया नहीं आया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब निकालेंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए वेक्टर। ए वेक्टर ना लिखें यहाँ पे, जब हम नाम ही दे रहे हैं तो आप वही लिखें, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो यहां से क्या आ चुका है सर, √21 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्लियर है, लिख लें आप। स्टूडेंट से एक और क्वेश्चन पर बात करते, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा जिसके वर्टिसेस दिए हुए ए बी सी डी पी विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर अगर दिए हैं और इस इन पॉइंट के, तो ये ओ ए वेक्टर है, सेम वे दिस इज ओ बी वेक्टर, दिस इज ओ सी वेक्टर एंड दिस इज ओ डी वेक्टर। तो देखो पहले लिखते हैं हम इसको, पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप। सेम वे ओ बी वेक्टर क्या होगा सर, ओ बी वेक्टर होगा आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 टाइम्स के कैप, है ना। ओ सी वेक्टर, सर ओ सी वेक्टर जो होगा वो होगा आई कैप माइनस 1/2 जे कैप एंड 4 टाइम्स के कैप। क्लियर है। और ओडी वेक्टर हमारे पास होगा आई कैप नेगेटिव 1/2 जे कैप और प्लस 4k कैप। हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो रेक्टेंगल का एरिया पूछा है उसने, और रेक्टेंगल इज अ केस ऑफ पैरेललोग्राम, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। और मैंने आपको ये कहा कि एडजेसेंट साइड्स को लेके चलोगे ना तो जल्दी बना लोगे काम को। और सर रेक्टेंगल में एक खूबी होती है, वो तो 90 डिग्री पर कट करता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एंगल पर कट करता है, हम उस पर भी काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली। तो देखो अगर मैं इसको बोल दूं ए बी सी और डी, ये रेक्टेंगल है, तो सर कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर आपने निकालने हैं, तभी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेलल
पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल किन पर, दो एडजेसेंट वेक्टर्स पर। तो मैं एक बोल देता हूं बी ए वेक्टर और एक बी सी वेक्टर ले लेते हैं, बी ए वेक्टर इंटू में बी सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर ए बी, अगर मैं इसको यहां ए लिखता हूं तो यहां पर इसको बी सी डी, तो ए बी और ए सी। आप कोशिश ये करें को इनिशियल वेक्टर्स को ही दो वेक्टर्स कंफर्म करें, दो वेक्टर्स ऐसे ले जो को इनिशियल हो एडजेसेंट साइड, जैसे एनसीईआरटी करती है, इस वजह से कह रहा हूं मैं, अदरवाइज भी काम हो जाता है। क्लियर है, लेकिन आप को इनिशियल्स को चलाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर, यहां से मुझे क्या क्या निकालना है, बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटाना है सर, ओ बी वेक्टर। तो देखो ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ ए में से अगर ओ बी जाएगा तो माइनस आई माइनस 2i कैप, है ना, दिस माइनस दिस सर 0j कैप, 0j कैप, दिस माइनस दिस, तो सर ये आएगा 0k कैप, ठीक है। अब मैं निकालता हूं BC वेक्टर। BC वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, C में से ये जाएगा तो आएगा 2i कैप, चेक करो 2i कैप आएगा ना, दिस माइनस ऑफ माइनस दिस, C माइनस बी, दिस माइनस दिस, तो सर ये 0 आएगा, सॉरी 0i कैप, है ना। अब माइनस दिस एंड माइनस दिस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस j कैप, माइनस हाफ और माइनस हाफ होगा माइनस 1j कैप, दिस माइनस दिस, सर ये भी खत्म, तो फिर आएगा 0k कैप। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहां से आया क्या है, नेगेटिव 2i कैप, और इधर से आया नेगेटिव j कैप, यही तो आया सर। तो अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, या तो सर डायरेक्ट निकाल लो, नहीं तो सर फिर लगाओ i j k, यहां पर सिर्फ i का कंपोनेंट है -200, इसमें सिर्फ j का कंपोनेंट है विच इज -1, तो बाकी कंपोनेंट हो गए 0। तो एक्सपेंड करना है सर, अब ये तो एक्सपेंड अलोंग r1, तो हमारे पास कितना आएगा, i कैप एज इट इज, सर ये -0 माइनस 0 माइनस j कैप, कितना आएगा सर, ये हटाओ ये हटाओ, दिस 0 माइनस 0, तो सर ये भी 0 हो गया, प्लस k कैप, कितना आएगा सर, ये भी हटाओ, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 0, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आया वो आया 2k कैप। मेरे पास ये वेक्टर आया है, मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो रूट ओवर 2k, ये सॉरी कंपोनेंट लेने ना, 2 का स्क्वायर, i और j के है नहीं, तो लिखना चाहो तो लिख लो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर i और j के, और ये है ही, तो आएगा क्या, 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। आप इसी तरह निकाल देंगे, ऑप्शन सी। क्लियर है, लिख लें। चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट, हमारे को जो गिवन है वो लिख लेते हैं। मेरे के पास है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है विच इज √2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। मेरे को बताया है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है ना। और इफ द एंगल बिटवीन देम, हमें एंगल बताना है इन दोनों के बीच में। अब मेरी बात ध्यान से सोचना, मैंने आपको बताया था एंगल निकालने के 2 तरीके हैं, तो cos थीटा से निकाल लो, मतलब डॉट प्रोडक्ट पर चले जाओ, या क्रॉस प्रोडक्ट पर आ जाओ, a क्रॉस b मतलब sin थीटा, है ना सर। लेकिन इस क्वेश्चन में हम cos थीटा नहीं लगा सकते, हालांकि cos थीटा इजी पड़ता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में i को i से, j को j के से और k को k से मल्टीप्लाई कराते हैं। कब, जब a वेक्टर के i j k के सभी कंपोनेंट क्या गिवन है, नहीं, b वेक्टर के जब i j k के कंपोनेंट सब गिवन होते हैं तब हमारे लिए ये आसान पड़ता है, ठीक है। नहीं तो सर इस क्वेश्चन में तो ए और बी वेक्टर के कंपोनेंट वैसे भी गिवन नहीं है, तो डिटरमिनेंट तो हम यहां भी नहीं लगा सकते। भाई बात समझे, इसका फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो यहां तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा आई जे के में अगर ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, लेकिन सर ए वेक्टर यहां पर क्या होता है, ए क्रॉस बी होल टू द मॉड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो चलो मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा, और सर ये तो गिवन ही है ए और बी का मैग्नीट्यूड, है ना। दूसरी बात दिक्कत क्या है, यहां पर सर अगर मेरे पास ए और बी आई जे के में होते तो मैं डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकता था, लेकिन यहां पर तो कोई आई जे के है ही नहीं। और दूसरी बात है सर ये फंडा इस बार बिल्कुल भी नहीं लग सकता। मैंने आपको बताया था कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा जहां लगेगा ही वही, क्यों, क्योंकि यहां पर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डायरेक्ट दिया है, तो मैं यहां पर लगाऊं कैसे, मैं तो यही एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी
अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी कौन है सर 1 अपॉन ये कितना है सर 3 इंटू में √2/3। ये मल्टीप्लाई मतलब आप समझ गए होंगे, मैं 3 ही लिख देता हूं, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया सर साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं सर साइन π/4 लिख सकते हैं ना। तो थीटा क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू केवल π/4 आएगा सर एज पर द ऑप्शन। ऑप्शन क्या है π/4 है ना। वैसे तो सर हम जनरल सॉल्यूशन लगा सकते थे, लेकिन उसमें भी यही दिक्कत आती बिकॉज या वेयर थीटा बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई तक। तो एक यही एंगल होगा जहां पर ये जो वैल्यू आएगी 1/√2 पॉजिटिव आएगी। क्लियर है, इस रेंज में लिख लें आप। स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज से। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। मुझे क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। चलो बाद की बात है, मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर्स पर। तो सर इसका तरीका तो हमने पढ़ा ना, परपेंडिकुलर वेक्टर कौन देगा, क्रॉस प्रोडक्ट देगा। बात समझें, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो मुझे कौन देगा, क्रॉस प्रोडक्ट देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू गेट द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन बोथ A vector that is I cap plus J cap plus K cap and B vector that is I cap plus 2J cap plus 3K cap apply क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो सर यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड I J K, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 2 3, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या आएगा सर, अच्छा एक्सपेंड करते हैं इसको अलोंग R1, तो I कैप एज इट इज 3 - 2 माइनस J कैप, इसको हटाओ 3 - 1 प्लस K कैप, इसको हटाओ 2 - 1। तो मेरे पास कितना आ गया, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मेरे पास आ चुका I कैप माइनस 2J कैप और प्लस K कैप, मेरे पास ये आ चुका है। ये बात क्लियर है सभी को। तो देखो ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, A क्रॉस B पर जो नॉर्मल वेक्टर है ना वो वेक्टर है ये। सर ये A वेक्टर है मान लिया मैंने और ये मेरा B वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो A क्रॉस B जब मैंने किया तो मुझे या तो ये वाला वेक्टर मिलेगा है ना, नॉर्मल वेक्टर, या हो सकता है नीचे की तरफ मिल जाए नॉर्मल वेक्टर, अब ये पता नहीं है, अभी बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे को मिला क्या, अल्टीमेटली आई विल गेट द नॉर्मल वेक्टर, है ना। हमें क्या मिल चुका है, नॉर्मल वेक्टर। मुझे क्या निकालना है, मुझे भी कुछ ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो बेटा एक बात बताओ, नॉर्मल वेक्टर और जो मेरे वाला वेक्टर हो सकता है वो नॉर्मल जितना हो, या हो सकता है नॉर्मल से बड़ा हो, या हो सकता है नॉर्मल तक हो, या नॉर्मल से छोटा हो। बात समझे, अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो मैं जानता हूं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट मुझे नॉर्मल देती है, और मेरे को ये भी पता है मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन पर दोनों पर परपेंडिकुलर। तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो नॉर्मल के जितना ही हो, या नॉर्मल से भी बड़ा हो, या नॉर्मल से छोटा हो, या वो इस दिशा में भी हो सकता है। बात समझ आ पा रहे हैं भाई, कहने का मकसद है, मान लीजिए मेरे पास नॉर्मल वेक्टर ये है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप। तो ऐसा हो सकता है जो मेरा जो वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू बोथ होगा, वो C वेक्टर मैंने बोल दिया, वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, वो हो सकता है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप हो। ये भी हो सकता है सर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, चेक करो। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। तो ये वेक्टर है कौन, C वेक्टर, तो ट्वाइस ऑफ C वेक्टर हो सकता है। मेरा नॉर्मल जो है दुगना हो सकता है C वेक्टर के, लेकिन अगेन सर C वेक्टर भी तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे को ये नहीं पता कि जो मेरे वाला वेक्टर होगा, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, क्या वो नॉर्मल के जितना होगा, नॉर्मल से छोटा होगा, या नॉर्मल से बड़ा होगा। बट ये पक्का है कि वो भी परपेंडिकुलर होगा, किस पर, A और B पर। तो देयरफॉर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं एक बात कह रहा हूं, क्या, लेट C वेक्टर बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। समझ रहे हैं आप बात। तो देयरफॉर मैं ये भी कह सकता हूं, अगर ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है
तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल के साथ या तो पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, है ना। मीनिंग क्या होगा, मीनिंग या फिर आप लिखेंगे इंप्लाइज सी वेक्टर इज ईदर पैरेलल टू एन वेक्टर और कोलिनियर यही तो होगा। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लैम्डा टाइम एन वेक्टर, और लैम्डा दोनों हो सकते हैं प्लस और माइनस। क्यों सर, ऊपर की तरफ भी हो सकता है नॉर्मल और नीचे की तरफ भी हो सकता है। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा सी वेक्टर है, सी वेक्टर कौन सा लिया मैंने, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर किस पर, इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो या तो नॉर्मल ही होगा या नॉर्मल से थोड़ा इधर होगा, तब भी इन दोनों पर परपेंडिकुलर ही होगा। पैरेलल भी हो सकता है और कोलिनियर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम नॉर्मल जितना हो तो लैम्डा 1 होगा, ऐसा भी हो सकता है लैम्डा से बड़ा हो तो लैम्डा 2 होगा या 3 होगा, ऐसा भी हो सकता है लैम्डा से छोटा हो तो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। सेम वे नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो हम इस पर दोनों लेंगे प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर। क्लियर है ये बात आपको। तो अब देखिए सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अब मैं जानता हूं मेरे पास प्लस माइनस लैम्डा एन वेक्टर निकाल चुके हैं, हाँ जी ये रहा। तो हम यहां पर लिखते हैं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। मेरे पास सी वेक्टर आ चुका है। क्लियर है। अब मेरे को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया जो परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए पर भी और बी पर भी। अब मेरे को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड। तो हम इधर निकाल दें, देखो सी वेक्टर सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर क्या है सर, ये प्लस माइनस लैम्डा टाइम आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन इन दो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो सर ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही रख सकते हैं लैम्डा। भाई बात समझे, चलो मैं पूरा करता हूं। पूरे का मैग्नीट्यूड लोगे तो रूट ओवर सर ये लैम्डा स्क्वायर है ना, प्लस माइनस है, और यहां पर कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर है। तो ये कितना आएगा, सी कैप प्लस माइनस लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन लैम्डा तो बाहर आ जाएगा सर, अंडर रूट में कितना बचेगा 4, 5 और 1 6। चेक करो। अब सर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो सी कैप विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 6 आई कैप, है ना, ब्रैकेट में बंद कर लो इसको, -2 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप। ये मेरा एक ऐसा वेक्टर होगा जो नॉर्मल की ही डायरेक्शन में होगा, है ना। नॉर्मल इधर हो या इधर हो, है ना। दो वेक्टर हो सकते हैं ना, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। दैट इज द रीजन दो वेक्टर आ रहे हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। और आप इनका अगर यूनिट वेक्टर लोगे ना, अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको दिखेगा 1 ही आएगा। क्लियर है ये बात, अच्छे से लिख ले। बढ़िया सवाल है ये। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगेन इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज या ऑन दिस टॉपिक। कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अगेन मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। छोड़ो यूनिट वेक्टर बाद में निकालेंगे, पहले ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो इस पर भी और इस पर भी। इस बार हमारे पास ए और बी डायरेक्ट नहीं बोले, ए प्लस बी और ए माइनस बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो सर ए और बी गिवन है ना, वी हैव व्हाट, वी हैव A vector as I cap plus J cap plus K cap and B vector as I cap plus 2J cap plus 3K cap। तो therefore A vector plus B vector हम निकाल सकते हैं ना, क्या होगा सर 1 और 1 2I cap plus 3J cap plus 4K cap। सेम वे A vector माइनस B vector, I में से I गया 0, J में से दिस गया माइनस J cap, K में से गया तो माइनस 2K cap। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है ये बात आपको। अब कहता है इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो सर क्या करें, इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर सर इन्हीं दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मुझे नॉर्मल वेक्टर देगी। तो देयरफॉर टू गेट द नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर मुझे दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो मुझे क्या मिलता है, नॉर्मल वेक्टर, मतलब ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस
बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सर क्या करें, मेरे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों आई जे के में है, तो सर अप्लाई डिटर्मिनेंट मेथड, आई कैप जे कैप के कैप, ये कितना है 2 3 4 और ये कितना है 0 -1 एंड -2, तो एक्सपैंड करेंगे हम इसको, एक्सपैंड अलोंग R1, तो कितना आएगा सर आई कैप 3 2 -6 और माइनस माइनस +4 माइनस जे कैप कितना आएगा, इसको हटाओ -4 -0 -4 -0 प्लस के कैप, इसको हटाओ -2 -0, तो मेरे पास कितना आएगा -2 आई कैप और ये कितना है माइनस माइनस +4 जे कैप और -2 के कैप। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर आ गया सर, नॉर्मल वेक्टर आया है। और जो मुझे वेक्टर ढूंढना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट अगेन सी वेक्टर बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मीनिंग क्या होगा, मीनिंग सी वेक्टर इज या सी वेक्टर पैरेलल टू एन वेक्टर और कोलिनियर। तो बिकॉज ऑफ दिस हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं सर, सी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम एन वेक्टर। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, एन वेक्टर क्या है हमारे पास सर ये, तो -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप, ये मेरे पास आ चुका है। अब सर दिक्कत क्या है ना, ये लैम्डा हट जाए, मतलब मेरे पास यूनिट वेक्टर मिल जाए। तो सर जब भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो लैम्डा अपने आप ही हट जाता है। कैसे, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये यही चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी, लैम्डा अपने आप उड़ जाता है जब आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं किसी भी वेक्टर से, किसी जनरल वेक्टर से। जैसे यूनिट वेक्टर पर आएंगे तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा अपने आप हट जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा सर, लैम्डा टाइम्स -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप डिवाइड बाय, इसी का हमें क्या लेना है मॉडुलस। तो रूट में सर इसको तो हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर है ना, लैम्डा स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया तो ये प्लस माइनस हट जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा सर, अंडर रूट में ही ये ब्रैकेट में ले लेते हैं है ना, 2 2 जा 4, -2 का स्क्वायर, चलो लिख देता हूं मैं, प्लस 4 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, राइट। तो प्लस माइनस लैम्डा, यहाँ है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन लैम्डा, तो सर बाहर आ जाएगा है ना, और अंदर क्या बचेगा देखो ध्यान से, रूट में 4 और 16 20 24 का मतलब कितना होता है सर, 4 6 जा 24, तो 2√6 भी मैं लिख सकता हूं इंटू 2√6। ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई का ही साइन लगाया मैंने, कभी आप सोचे तो लैम्डा से लैम्डा ही खत्म हो गया सर। देखिए तो देयरफॉर सी कैप विल बी इक्वल टू, अब इसको ब्रेक कर दो, प्लस माइनस को तो यहीं रहने दो, -2 आई कैप के नीचे लगाओ 2√6, फिर प्लस 4 अपॉन 2√6 जे कैप, फिर लगाओ -2 अपॉन 2 √6 के कैप। क्लियर है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 देगा और ये 2 से 2 कैंसिल, तो सी कैप मेरे पास आएगा प्लस माइनस 1/√6 आई कैप प्लस 2 अपॉन √6 जे कैप माइनस 1 अपॉन √6 के कैप। तो ये एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा है ना, नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा इस पर भी और इस पर भी। क्लियर है, अच्छा सर एक वाक्य में यूनिट वेक्टर है तो आप चेक कर लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आपको 1 मिलेगा। क्लियर है, और बेटा यहां पर माइनस भी आएगा। क्लियर है, अब लिखते हैं इसको। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहता है शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगेन सर अगर ये 3 पॉइंट हैं और कोलिनियर प्रूव करने हैं तो सबसे पहली बात ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी ना किसी वेक्टर से एसोसिएटेड जरूर होंगे, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। सेम वे मैं लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। सेम वे ओ सी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप। बेटा ध्यान करें, इससे पहले लेक्चर में ही मैंने इसी तरह का क्वेश्चन लिया था और उसको कई तरह से बताया था। एक तरीका था मैंने बताया था ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर,
दूसरे तरीका मैंने बताया था, अगर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाए, या ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, या बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तब भी ये कोलीनियर हो जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, तीसरी बात और मैंने आपको बताई थी, अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊं और चलते चलते cos थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाए 1, तो देयरफॉर थीटा क्या होगा, या तो 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री होगा ना, तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तब भी हम कह सकते हैं कोलीनियर है ना, या पैरेलल है। अच्छा, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। क्रॉस प्रोडक्ट से भी देख सकते हैं। चलो मैं एक काम करता हूं, इन तीन तरीके से मैं वहां बता चुका हूं, मैं एक तो ये मेथड देता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो सबसे पहले अब मैं इन तीनों से वेक्टर्स बनाऊंगा। मेरे को एक किस पॉइंट दिए हुए हैं एक लाइन के, राइट, ए बी और सी, ए बी और सी, तो कोई भी दो वेक्टर या तीन वेक्टर बना लेते हैं। ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, सेम वे बी सी वेक्टर ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, सेम वे ए सी वेक्टर वो क्या होगा सर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। तो ओ बी दिस माइनस दिस आई कैप, दिस माइनस दिस क्या देगा 4j कैप, दिस माइनस दिस माइनस 4k कैप। अब सर बी सी वेक्टर मतलब सी में से बी के 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 10 माइनस 6 4j कैप माइनस दिस तो माइनस 4k कैप। ओ सी में से दिस माइनस करेंगे तो 2 आई कैप प्लस 10 माइनस 2 8j कैप और माइनस 8k कैप। क्लियर है बात? अब आप कैसे भी लिख सकते हो उनको, देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराता हूं तो ये दोनों बिल्कुल सेम वेक्टर हैं। अगर मैं ये कहूं ए बी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर, है ना, बिल्कुल सेम है। और मैं ये भी लिख सकता हूं ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम होना चाहिए ना, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो जो लैम्डा है ना यहाँ पे 1 बैठा है, 1 टाइम बी सी वेक्टर है ना, तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों क्या हो गए, देयरफॉर ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, होगा ना दोनों पैरेलल। तो बिकॉज बी पॉइंट इज कॉमन हियर, बी पॉइंट इज कॉमन हियर, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये बी पॉइंट कॉमन है तो देयरफॉर ए बी सी आर कोलीनियर होंगे। एक तरीका ये है, या मैं इसको यहां से लेता कि सर मैं ना अगर इससे देखूं तो AC वेक्टर से, तो AC वेक्टर कितना है मेरे पास 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप, यही है ना। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू AC वेक्टर। तो AC वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये क्वांटिटी क्या है, या तो BC वेक्टर है या AB वेक्टर है, तो ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर स्लैश BC वेक्टर, है ना। तो अगर ये इसके इक्वल है, दुगना है, तो बिकॉज आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर आ गया ना, तो मीनिंग AC वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर, है ना, या फिर AC वेक्टर पैरेलल टू BC वेक्टर। तो सर इन दोनों केस में देख लो, यहां पर पॉइंट A कॉमन है, इसमें देख लो यहां पॉइंट C कॉमन है। अगर पॉइंट ही कॉमन आ गए, AC और AB अगर पैरेलल हैं, AC और अगर AB पैरेलल है, तो सर ये अलग अलग कैसे होंगे, ये तो A ही है, तो B तो यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, कहीं तो होगा, इसी लाइन पर होगा। ये बात समझने की है, A B C आर कोलीनियर, एक मेथड। ठीक है, अब हम एक बात और कर लेते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से और चेक करते हैं, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से हम कैसे देखते हैं सर, सबसे पहले हमें ना इनमें से किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो AC वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर, तो सर कैसे निकालेंगे, i कैप j कैप k कैप में है ना, तो लगाओ डिटरमिनेंट मेथड, तो क्या आएगा, i यहां पर AC और BC मैंने लिया है, AB लिया है भाई, AB और BC, तो यहां पर कितना है 1, या एक काम करें AB और AC ले लें, है ना, डायरेक्ट ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, AB और BC तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा बस, और क्या है, यहां पर कितना है 2 8 और -8, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, वाई, बिकॉज R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल है, तो इसको आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 0, तो ये 0 वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एक वेक्टर देगी 0 वेक्टर। ठीक है, तो सर अगर ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आ गया, तो इस बात का मतलब ये है या तो AB वेक्टर 0 वेक्टर है या AC वेक्टर 0 वेक्टर है। तो सर ये तो है ही नहीं, ये तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये तो कंडीशन ही गलत हो गई। या फिर इन दोनों के बीच जो थीटा है, मतलब साइन थीटा क्या है, वो 0 है, साइन थीटा क्या है, वो 0 है, तो थीटा क्या होगा, या तो 0 डिग्री या पाई रेडियन, 0 रेडियन या पाई रेडियन,
है ना। तो सर इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। भाई अगर 0 डिग्री एंगल है तो हो सकता है दोनों पैरेलल हो, है ना, तब भी तो पैरेलल, तो पैरेलल हो गए, मतलब ए बी और ए सी क्या हो गए, ए बी वेक्टर पैरेलल टू ए सी वेक्टर। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। तो सर कोलिनियर के लिए सबसे अच्छा तरीका है, हमारे पास पैरेलल तो पक्का हो गए, हो सकता है कोलिनियर भी हो। भाई रूल तो सारे सेम रहते हैं वेक्टर्स में, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं काम करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ना निकाल दूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, है ना। अगर ये 0 आ गया तो तीनों के तीनों पॉइंट लाइन में है, ट्राइंगल नहीं बन रहा, एरिया नहीं आएगा। तो हाफ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0। तो देयरफॉर वी कैन से A, B एंड C आर कोलिनियर। बेटा ये बात आपको समझनी है, किस तरह से आपने देखने हैं, कई कई तरीके से कोलिनियरिटी प्रूव की जा सकती है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, द बेस्ट मेथड इज दिस, द फर्स्ट वन, नोट दिस, नोट दिस, नोट दिस, सबसे बढ़िया मेथड यही है। और आपके थैंकफुली टू योर पेपर कि आपको कभी नहीं लिखा आएगा कि आप इसी तरह करें, इन मेथड से करें, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। और जब हम 3D पर जाएंगे ना तो देखेंगे और भी आसान तरीके हैं निकालने के, तब हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।